हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अर्जुन एजुकेशन। आज के वीडियो का टॉपिक है हेनरिक इब्सन का लिखा एक प्ले द डॉल्स हाउस। तो पहले हम बात करते हैं हेनरिक इब्सन की। फ्रेंड्स, हेनरिक इब्सन वाज अ नॉर्वेजियन प्ले राइट, यानी कि वो नॉर्वे से ताल्लुक़ रखते थे। ही वॉज बॉर्न इन नॉर्वे इन 1828 एंड डाइड इन 1906। और प्ले राइट होने के साथ साथ वो एक पोइट भी थे और मॉडर्न ड्रामा की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स में उनका नाम आता है। उनको फादर ऑफ रियलिज्म भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा भी कहा जाता है। इब्सन ने अपनी रियलिस्टिक डायलॉग, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर और सोशल क्रिटिक्स की मदद से पूरे यूरोपियन थिएटर को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था। उस टाइम का जो थिएटर था वो इब्सन के प्लेस से पहले अपने रोमांटिक ट्रेडिशंस पे और मेलोड्रामेटिक नोशंस पे चलने वाला एक ऑर्थोडॉक्स थिएटर होता था। लेकिन इब्सन ने सारी पुरानी नोशंस को शैटर करते हुए एक नई तरह की ड्रामा को एस्टैब्लिश किया, जिसको हम रियलिस्टिक ड्रामा कहते हैं। अ डॉल्स हाउस वॉज रिटन इन 1879 और इस प्ले में इंडिविजुअल फ्रीडम, सोसाइटल कॉन्स्ट्रेंट और जो मॉरल डिलेमा है, इन सब थीम्स को बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया गया। पर्टिकुलरली जो राइटर का फोकस है वो जेंडर रोल्स पे है। जेंडर रोल्स इन द सेंस कि सोसाइटी को ट्रेडिशनली जिस तरह से डिवाइड किया गया है कि औरतें यही काम करेंगी और मर्द यही काम करेंगे, पूरे यूरोप में उस टाइम की सोसाइटी में इसी तरह होता था। और ये जो रोल्स हैं जो ट्रेडिशनली फिक्स थे कि जो मर्द करेगा, मर्द बाहर का काम करेगा, मर्द पैसा कमाएगा, उसकी अथॉरिटी है, घर पे उसका कंट्रोल है, और औरत घर संभालेगी, बड़ी सबमिसिव होगी, वो बच्चे पालेगी, घर को देखेगी, अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं ले पाएगी। तो ये ट्रेडिशनल रोल्स हैं जिसमें सोसाइटी उस टाइम पे बड़ी फिट थी और अच्छे से चल रही थी। औरतों को आज़ादी नहीं थी डिसीजन मेकिंग की। तो ये जो जेंडर रोल्स थे, इब्सन ने इनको द डॉल्स हाउस में बहुत ही एक स्मार्ट अंदाज में चैलेंज किया, और इस तरह से चैलेंज किया कि पूरा जो यूरोपियन समाज था वो सारा हिल जाता है। तो हम धीरे धीरे जानते हैं कि किस तरह से ये प्ले लिखा गया और इस प्ले में किस तरह से राइटर ने ये सब कुछ किया है। पर्सनल एजेंसी या जो प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक सोसाइटी को, जेंडर रोल्स को किस तरह से उसने पोर्ट्रे किया है। तो इब्सन जो था वो नॉर्वे में एक बहुत प्रॉस्परस मर्चेंट फैमिली में पैदा हुआ था 1828 में। मेजर वर्क्स उनके थे द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, जो कि 1877 में लिखा गया था, डॉल्स हाउस जो कि 1879 में लिखा गया था, घोस्ट 1881 एंड एनिमी ऑफ द पीपल 1882, द वाइल्ड डक 1884 और हेडा गैबलर जो कि 1890 में लिखा गया था। ये एक नॉर्वेजियन प्ले है। ओरिजिनली इसका नाम जो नॉर्वेजियन लैंग्वेज है उसमें एट डुकेजम, इस तरह से उसका नाम था। हो सकता है मैं थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ क्योंकि मुझे नॉर्वेजियन नहीं आती। तो ये एक 3 एक्ट प्ले में लिखा हुआ नॉर्वेजियन प्ले है, जो कि मॉडर्न ड्रामा में एक लैंडमार्क के तौर पे बहुत, इसका एक नाम है हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन लिटरेचर में। अगर हम माने तो एक लैंडमार्क के तौर पे याद किया जाता है। लेट 19th सेंचुरी में एक नॉर्वेजियन टाउन में इसकी सेटिंग है। और जो इसके, हम पहले कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कैरेक्टर्स इसमें कौन से आएंगे। कैरेक्टर से जान पहचान हो जाएगी तो हमारे लिए प्ले समझना आसान हो जाएगा। तो इसके की कैरेक्टर, सबसे पहले नोरा हेल्मर जो कि हमारी प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है। ये हमें देखने में एक बहुत भोली वाली और नाइव सी हाउस वाइफ है, जो कि एक सबमिसिव रोल में है। तो डॉल वर्ड इसी के लिए यूज़ किया गया है कि उसको एक डॉल की तरह बहुत प्यार से ट्रीट किया जाता है उसके हस्बैंड के द्वारा। और प्ले में उसकी एक जर्नी दिखाई गई है, उसका एक अपना स्ट्रगल है कि वो अपने इस डॉल रूप से एक इंडिपेंडेंट
विमेन बनती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नॉवल। एक पेट्रियार्कल यानी कि जो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जिसमें मर्द के हाथ में सारी सत्ता है, उसमें एक औरत का, एक आम औरत जो कि एक हाउसवाइफ है नोरा हेल्मर, उसका स्ट्रगल, किस तरह से उसकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो जाती है। आगे है टॉर्वल्ड हेल्मर, ये नोरा का पति है। ये एक बहुत कंट्रोलिंग सेल्फ राइटियर बैंकर है जिसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की, अपनी रेपुटेशन की बहुत फिक्र रहती है। नोरा का जो सीक्रेट है जो हमें एंड में पता लगता है, उस पर उसका जो रिएक्शन है ये दिखाता है कि कितना वो एक पखंडी और सुपरफिशियल लेवल का आदमी है। फिर है निल्स क्रॉगस्टैट, ये एक मॉरली कॉम्प्लेक्स विलन हम कह सकते हैं, एंटेगनिस्ट जिसको हम कह सकते हैं। ये नोरा को ब्लैकमेल करता है, लेकिन अल्टीमेटली ये एक अच्छा किरदार साबित होता है। क्रिस्टीन लिंडे नोरा की एक स्कूल फ्रेंड है। ये बहुत प्रैक्टिकल और इंडिपेंडेंट है, जिसका हस्बैंड नहीं है, और ये नोरा की इनिशियल इंडिपेंडेंस में काफ़ी अच्छा एक किरदार निभाती है। डॉक्टर रैंक एक सिंपैथेटिक ट्रेजिक फिगर है जो थ्रू आउट द प्ले हमें बीमार दिखाया जाता है। उसको कोई क्रॉनिक इलनेस है और वो ये अनाउंस करता है कि वो थोड़े टाइम में मरने वाला है। तो ये जो सोसाइटी का मॉरल डिके है, जो सोसाइटी हमारी जिस तरह से टूट चुकी है अंदर ही अंदर, ये उसको पोर्ट्रे करता है। तो प्ले 3 एक्ट में डिवाइड हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। पहले फर्स्ट एक्ट में हमारे सामने एक बड़ा कंफर्टेबल सा मिडिल क्लास हाउस आता है जो टॉर्वल्ड और नोरा हेल्मर का है, और क्रिसमस से एक जो दिन पहले का ये वक्त है। बड़ा वेल फर्निश्ड एक लिविंग रूम की सेटिंग है, डोमेस्टिक स्टेबिलिटी हमें दिखाई गई है। नोरा बाहर से आती है, उसके हाथ में बहुत सारे क्रिसमस पैकेट्स हैं और वो बहुत प्लेफुली, बड़े प्यार से, चहकती हुई अपने हस्बैंड टॉर्वल्ड से इंटरैक्ट करती है। उसका हस्बैंड उसे पेट नेम्स, लिटिल स्काइलार्क या स्क्विरल से प्यार से बुलाता है, वो उसे बच्चों की तरह ट्रीट करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि उसका हस्बैंड उसे बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करता है, प्यार को दिखाता है, और इस तरह से हमारे सामने वो प्रेजेंट होता है जैसे अथॉरिटी है घर में, और वो बहुत समझदार है, और नोरा जो है उसको कुछ पता नहीं है। तो हमारे सामने यही डायनामिक रिवील होता है। टॉर्वल्ड का पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड है, और नोरा एक बहुत सबमिसिव सी, बच्चों जैसी एक औरत है। टॉर्वल्ड एक लॉयर है, वो एक बैंक में काम करता है, बैंक मैनेजर बन गया है, और उसकी प्रमोशन जो है वो अब होने वाली है। तो इसकी वजह से फैमिली में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ गई है। लेकिन वो नोरा की जो स्पेंड थ्रिफ्ट की हैबिट है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चने की हैबिट की वजह से उसे वो मना करता है कि वो इतना खर्चा नहीं करे। पिछले क्रिसमस की बात होती है जब नोरा ने सब कुछ घर पे बनाया था पुरानी चीज़ों से, तो वो उनको ऐसा लगता है कि इस बार हमारे हालात पिछली बार से कुछ बेटर हैं, और नोरा कहती है उसे लगा था कि वो कुछ खर्च कर सकती है। तो यहाँ पे उनके हाउस होल्ड फाइनेंसेस की और नोरा की अपने पति की पे जो डिपेंडेंस है वो हमारे सामने रिवील होती है। तभी 2 विजिटर्स आते हैं, जिसमें से एक क्रिस्टीन है, मिसेस लिंडे, जो नोरा की पुरानी स्कूल फ्रेंड है, और एक डॉक्टर रैंक है जो कि फैमिली फ्रेंड है। क्रिस्टीन अब एक विडो है। बहुत साल संघर्ष करने के बाद उसने अपने जो भाई बहनों को पाला है, किसी तरह से मुश्किलातों से अब वो सारे सेटल हो गए हैं। अब उसकी लाइफ में एक वैक्यूम सा आ गया है और वो नौकरी की तलाश में है। तो नोरा उसे कहती है कि वो अपने हस्बैंड से बात करेगी कि शायद उसके इन्फ्लुएंस से उसको कोई जॉब मिल जाए। तो बाद में हमें पता लगता है कि वो हेडगर की जो है वो उसकी सेक्रेटरी बन जाती है। दूसरा जो गेस्ट है वो डॉक्टर रैंक है। वो एक टर्मिनली इल पर्सन है, वो एक बड़ा दुखी सा किरदार है, लेकिन नोरा के साथ वो बहुत फ्रेंडली है और उसको हिंट देता है कि वो उससे प्यार भी करता है। ये आगे आएगा जिससे नोरा थोड़ी डिस्टर्ब भी हो जाएगी। एक और विजिटर है वहाँ पे आता है निल्स क्रॉगस्टैग। वो एक लो लेवल का बैंक एम्प्लॉय है जो कि नोरा के हस्बैंड के बैंक में काफ़ी
छोटी पोस्ट पे वहाँ पे काम करता है। और अब जो नोरा का हस्बैंड है वो उसे निकालना चाहता है क्रॉगस्टैक को। तो क्योंकि क्रॉगस्टैक पहले से नोरा को जानता था, वो नोरा से मिलने आया है, सिफारिश करने आया है और उसे कहने आया है कि वो अपने हस्बैंड से कहे कि मुझे वो नौकरी से ना निकाले, अदरवाइज़ उसका और नोरा का एक सीक्रेट है जिसमें कि नोरा ने, जब उसका हस्बैंड कुछ साल पहले बीमार था तो उसका इलाज करवाने के लिए उसे इटली लेके जाना था, लेकिन नोरा के पास पैसे नहीं थे और उसने क्रॉगस्टैक से अपने फादर के फॉर्ज सिग्नेचर करके, झूठे सिग्नेचर करके पैसे लिए थे क्रॉगस्टैक से और अपने हस्बैंड को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था। तो अभी क्रॉगस्टैक कहता है कि वो अपने हस्बैंड को मनाए कि वो मुझे बैंक से नहीं निकाले, नहीं तो मैं तुम्हारा ये सीक्रेट तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगा। अब नोरा परेशान हो जाती है और लेकिन किसी तरह से अपने आप को संभालती है और वो टॉर्वल्ड को, अपने हस्बैंड को क्रिसमस पार्टी की, मतलब वो दिखाती नहीं है कि वो परेशान है, वो उससे क्रिसमस पार्टी की बात करती है और लेकिन क्रॉगस्टैक के बारे में वो अंदर ही अंदर परेशान है, लेकिन हस्बैंड से फ़िलहाल वो कोई बात नहीं करती। वो मौका देख रही है कि वो किस तरह से उसे परेशान करे, लेकिन वो उसके ब्लैकमेलिंग की वजह से एक्चुअली थोड़ी गंभीर हो गई है, अंदर ही अंदर उसे डर लगने लगा है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट एक्ट है वो कंप्लीट होता है कि शुरुआत में जो हमें एक घर बड़ा खुशहाल सा, बड़ा काम सा, सीरीन सा, हैप्पी सा लग रहा था, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट एक्ट हमें लगने लगा है कि नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है और वो सारी चेंज हो गया है। जो भी हमारे सामने आ रहा था वो सब चेंज हो गया है और इसके जो मेन थीम है जेंडर रोल्स हैं। जो टॉर्वल्ड है वो अपने वाइफ को किस तरह से डील करता है, उसको डिपेंडेंट फील करवाता है, उस फ्रिवलस फील करवाता है। ये भी हमें पता चलता है कि नोरा जैसी औरत जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड से और बड़ी बच्चों जैसी हरकतें करती है, उसने एक सीक्रेट लोन ले रखा है और फॉर्जरी भी की है और अब अपने जाल में वो खुद ही फंस गई है और अब वो क्या करें। फिर हमें ये पता लगता है कि क्रॉगस्टैक जो है वो अपनी जॉब को मेंटेन करने के लिए किस हद तक जा सकता है, वो एक औरत को ब्लैकमेल करने पे आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें फर्स्ट एक्ट में पता चलती हैं। एक्ट 2 पे चलते हैं। अब क्रिसमस का दिन आ गया है, जो नेक्स्ट डे है वो आ गया है और जो हेल्मर हाउस होल्ड है वो कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। नोरा जो है वो क्रॉगस्टैक की धमकी की वजह से बहुत परेशान है, अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान है। क्रिसमस ट्री जो है, जो पिछले एक्ट में वो जिसको डेकोरेट कर रही थी, अब वो सारा टूट फूट गया है, थोड़ा डिसेबल्ड सी कंडीशन में है। तो ये हमें दिखाता है कि नोरा के अंदर किस तरह की एक इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड चल रहा है। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि वो क्रॉगस्टैक को नौकरी से नहीं निकाले, लेकिन उसका हस्बैंड जो टॉर्वल्ड है वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो एक बुरा आदमी है और उसका पास्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो एक फॉर्जरी के स्कैंडल में भी इन्वॉल्व था और इससे भी ज़्यादा उसे इस बात की चिंता है कि वो उसे फर्स्ट नेम से बुलाता है, अपने टॉर्वल्ड को उसके फर्स्ट नेम से बुलाता है और मैं इतने फेमिलियर बंदे को अपने अंडर काम करने नहीं दे सकता हूँ, वो कभी कभी मेरे लिए डिसरिस्पेक्टफुल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें और भी पता चलता है कि मिसेस लिंडे जो है अब वो टॉर्वल्ड की सेक्रेटरी बन चुकी हैं, वो नोरा से मिलती हैं। अब नोरा उनको ये सब कुछ बताती है कि किस तरह से उसने लोन लिया था और फॉर्जरी की थी। तो वो कहती है कि एक टाइम पे क्रिस्टीन और क्रॉगस्टैक ये लोग रोमांटिकली इन्वॉल्व थे, तो मैं उससे मिल के ये सिचुएशन को थोड़ा हैंडल करने की कोशिश करती हूँ और उसे कहती हूँ कि वो तुम्हें इस तरह से डील ना करे। तो नोरा अपने आप को पार्टी के कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए तैयार करती है, उसे एक फिशर गर्ल का आउटफिट तैयार करना है और टेरेंटेला जो कि एक डांस है, फ्रेंजी डांस, उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे उसका एक बड़ा फ्रेंजी, पागलों की तरह वो डांस करती है, जो उसके इनर जो टर्मोइल, जो हलचल मची हुई है उसके अंदर, उसको पोर्ट्रे करता है। डॉक्टर रैंक फिर से आते हैं और नोरा के लिए अपने लव को कन्फेस करते हैं।
तो नोरा ये सुन के बहुत परेशान हो जाती हैं और यहाँ पे ये भी हमें दिखाया जाता है कि वो थोड़ी आइसोलेट सी हो जाती है, ना ही वो कुछ अंदर रख सकती हैं, ना ही वो किसी को कुछ बता सकती हैं। तो उसके हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। क्रॉक्सटेड वापस आता है और फिर से उसको धमकी देता है और वार्न करता है, अगर तुमने अपने हस्बैंड से उसकी जॉब के बारे में बात नहीं की तो वो उसके हस्बैंड को एक लेटर पोस्ट कर देगा। फॉर्जरी के बारे में नहीं बताएगा, वो कंप्लीट डिटेल लिख के उसको एक लेटर भेजेगा, जिससे नोरा का जो क्राइम है वो सामने आ जाएगा और उसकी मैरिज लाइफ जो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो नोरा इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो सोचती है कि अपनी फैमिली की इज़्ज़त को किस तरह से बचाए, और एक टाइम पे वो सुसाइड करने के बारे पे भी सोचने लगती है कि इतनी बेइज्जती से तो मर जाना अच्छा है। तो इन द मीन टाइम जो उसकी फ्रेंड क्रिस्टीन है वो क्रॉक्सटेड से मिलती है और उसे जो भी वो कर रहा है उसको रिकन्सिडर करने की दरख्वास्त करती है, और ये भी कहती है कि वो अभी भी उससे प्यार करती है, वो दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं। तो जिस तरह से वो कन्विंस करती है, क्रॉक्सटेड जो है वो उसकी बातों में आ जाता है और वो कहता है कि उसने उसे ब्लैकमेल किया, लेकिन अब वो उसे लेके उसको बुरा लग रहा है तो वो ये सब कुछ रिट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन वो कहता है कि अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, वो अब ये सब वापस लेना चाहता है, लेकिन उसने लेटर उसके हस्बैंड को पोस्ट कर दिया है। तो अब तो टॉवर्ल्ड लेटर पढ़ लेगा और सब जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमें ये पता चलता है कि किस तरह से वो जो क्रॉक्सटेड है उस अपने किए पे अभी वो शर्मिंदा है। तो सेकंड एक्ट ख़त्म होता है कि नोरा जो है वो टैरेंटेला की बहुत पागलों की तरह प्रैक्टिस कर रही है। ये डांस उसके अंदर जो एक कश्मकश मची हुई है उसका एक मेटाफर बन जाता है। नोरा बहुत बुरी तरह से उस ट्रैप में फंस चुकी है और क्रॉक्सटेड का जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारे सामने आता है और थोड़ा हमें वो अच्छा लगने लगता है कि वो इतना बुरा नहीं है। जो भी वो बुरा कर रहा था अब वो उसको जो है वो वापस लेना चाहता है। एक्ट 3 हमारा आता है, जो हमारा फाइनल एक्ट है। ये क्रिसमस के दिन का शाम का वक्त है जब नोरा और उसका हस्बैंड कॉस्ट्यूम पार्टी से वापस आते हैं। उधर मिसेस लिंडे और क्रॉक्सटेड जो हैं वो उनके घर में, हेल्मर के घर में मिलते हैं। नोरा और टॉवर्ल्ड इस टाइम घर पे नहीं है। जो क्रिस्टीन है वो उसको फिर से प्रपोज करती है कि हम दोनों इकट्ठा हो जाते हैं। तो अब क्रॉक्सटेड जो है वो पश्चाताप करना चाहता है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है, और मिसेस लिंडे की जो सिंसेरिटी है उससे बहुत प्रभावित हो जाता है और वो कहता है कि अब वो उसे ब्लैकमेल करने की स्कीम को अबैंडन कर रहा है। लेकिन लेटर जो है वो टॉवर्ल्ड के मेल बॉक्स में जा चुकी है, वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। क्रिस्टीन उसे विश्वास दिखाती है कि अगर सच्चाई बाहर भी आ जाएगी तो शायद ये नोरा के लिए अच्छा होगा। नोरा और टॉवर्ल्ड की मैरिज को परखने का शायद ये एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। टॉवर्ल्ड और नोरा जो है वो पार्टी से वापस आ रहे हैं। टॉवर्ल्ड नशे में है, बहुत फ्लर्ट कर रहा है अपनी बीवी के साथ, उसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, बहुत खुश है वो। लेकिन नोरा खुश होने के साथ साथ अपने अंदर बहुत डरी हुई है, क्योंकि उसे पता है कि लेटर जो है वो लेटर बॉक्स में है और उसकी चाबी उसके हस्बैंड के पास है। डॉक्टर रैंक फिर से थोड़ी देर के लिए आता है और अपनी उसे लगता है कि अब वो मरने वाला है। वो ब्लैक क्रॉस किया हुआ एक कार्ड भी उनके लिए छोड़ जाता है, फेयरवेल कार्ड है वो। जो टॉवर्ल्ड है वो इतनी देर में उसको लेटर मिल जाती है और लेटर पढ़ते ही वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, सीन एकदम से चेंज हो जाता है। वो नोरा को बहुत भला बुरा कहता है और उसे क्रिमिनल और झूठी औरत कहता है, और ये भी कहता है कि अब उनकी मैरिज में कुछ नहीं बचा है, अभी ये सिर्फ एक फसाद होगा, ये लोगों के सामने ही हम मैरिड होने का ढोंग करेंगे सिर्फ अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए। और नोरा जैसी औरत को इस शादी में रहने का और बच्चों को पालने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि वो मॉरली अनफिट है।
जिसने अपने पति के साथ झूठ बोला, एक क्राइम किया और उसे छुपाया भी। कुछ ही देर बाद उनकी जो मेड है वो एक और लेटर लेके आती है, जो कि क्रॉक्सटेड ने दोबारा से एक लेटर लिखी है, जिसमें वो ये कह रहा है कि जो वो लोन का डॉक्यूमेंट है वो उसने जो है वो जला दिया है, ख़त्म कर दिया है। इसके साथ ही नोरा का वो जो किस्सा है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तुम्हारी जो रेपुटेशन है वो प्रिजर्व रहेगी। टॉरवल्ड ये लेटर पढ़ते ही वो फिर से चेंज हो जाता है, वो फिर से बहुत ओवरजॉय, बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो क्राइसिस जो उसकी रेपुटेशन पे आया था अब वो रिजॉल्व हो गया है, और वो उसी वक्त नोरा को माफ़ कर देता है और फिर से अपनी वही पैट्रोनाइजिंग टोन में आ जाता है। फिर से वो नोरा से बहुत प्यार से बात करने लगता है। लेकिन नोरा इन द मीन टाइम, नोरा उसके पहले वाले रिएक्शन से, अपने पति के पहले वाले रिएक्शन से बहुत ज़्यादा शेक हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसको समझ नहीं आता कि ये हो क्या गया है मेरे साथ। उसे कुछ ही पलों में अपनी मैरिज की हकीकत समझ में आ जाती है, उसके अंदर का खालीपन समझ में आ जाता है कि असल में ये कोई मैरिज नहीं है, ये कोई शादी नहीं है, ये सिर्फ एक एडजस्टमेंट है। कहाँ उसे लग रहा था कि उसका हस्बैंड वो उससे इतना प्यार करता है कि शायद वो नोरा का इल्ज़ाम सारा अपने सर पे ले लेगा और उसको बचा लेगा, और कहाँ वो नोरा को छोड़ने की बात करता है। और अगर वो उसे रखना भी चाहता है तो सिर्फ नाम मात्र के लिए, ताकि लोगों के सामने उसकी बेइज्जती ना हो, क्योंकि उस वक्त शादी तोड़ना इतना आसान नहीं होता था, ये एक रेपुटेशन का मसला हो जाता था, तो वो तलाक नहीं ले सकता था, तो इसलिए वो उस शादी में रहना चाहता था। लेकिन नोरा अंदर से इतनी टूट जाती है, इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसे ये सारा जो है वो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, और वो टॉरवल्ड को कह देती है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। अब वो उसकी वाइफ बन के नहीं रहना चाहती, अब वो अपनी आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी को डिस्कवर करना चाहती है, खुद की इंडिपेंडेंस को डिस्कवर करना चाहती है। फाइनली एक आइकॉनिक कॉन्फ्रंटेशन होती है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, जिसमें नोरा अपने हस्बैंड को एक्सप्लेन करती है कि सारी ज़िंदगी उसे एक डॉल की तरह ट्रीट किया गया, कभी उसके फादर के द्वारा और कभी उसके हस्बैंड के द्वारा, और वो समझ ही नहीं सकी कि वो खुद क्या है, खुद उसकी पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत, उसका ट्रू सेल्फ क्या है। टॉरवल्ड बहुत परेशान है, वो अपने किए पे माफ़ी मांगता है, उसको रुकने के लिए कहता है, उसको इंसिस्ट करता है, लेकिन नोरा उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है उसे अपने आप को एजुकेट करना है, उसे एक ऑथेंटिसिटी के साथ रहना है, चाहे इसके लिए उसे अपनी सोशल सिक्योरिटी या फिर अपने बच्चों को ही क्यों ना छोड़ना पड़े। नोरा उस रूम को छोड़ देती है और वहाँ से निकल जाती है, और थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा बजने की, बंद होने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। दोस्तों, ये जो डोर स्लैमिंग होती है उसके पीछे, जो ज़ोर से दरवाज़ा बंद होता है उसके पीछे, दिस वॉज अ वेरी पावरफुल सिंबल ऑफ हर ब्रेक फ्रॉम कन्फाइनमेंट। ये एक इतना बड़ा मेटाफर बन गया था, जिसने उस टाइम की यूरोपियन सोसाइटी में जो जेंडर रोल्स थे उसको चैलेंज कर दिया था। उसका एक बड़ा पावरफुल मेटाफर के तौर पे इसे देखा जाने लग गया था। तो फाइनली नोरा डिसीजन लेती है, सोसाइटल जो रोल्स है उसको ब्रेक करती है और पर्सनल फ्रीडम के लिए आगे बढ़ती है। तो टॉरवल्ड का जो ऑब्सेशन है अपीयरेंसेस के लिए, हिपोक्रेटिक है वो, पेट्रार्की मतलब जो उसका मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसमें वो बिलीव करता है, उसकी मैरिज और सोसाइटल वैल्यू में जो सुपरफिशियलिटी है, जो सिर्फ हमें ऊपरी तरह से चीज़ें नज़र आती हैं, एक्चुअली में ये एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे उसकी मैरिज है जो नोरा को समझ में आता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने बहुत ही खूबसूरती से राइटर ने रखी है। जो नोरा की रियलाइजेशन है कि उसकी मैरिज सिर्फ एक भ्रम था, वो मैरिज नहीं थी,
वो सिर्फ एक जिसको बोलते हैं कि एक अपीयरेंस थी, एक ढोंग ही था, जिसके अंदर सच्चाई नहीं थी, जिसके नीचे नींव नहीं थी, जिसमें प्यार नहीं था, जिसमें विश्वास नहीं था। वो सिर्फ एक एडजस्टमेंट हम कह सकते हैं, वही था बस। तो ये जो चीज़ राइटर ने दिखाई है, ये उस वक्त की जो सोसाइटी है उसके जेंडर नॉर्म को बहुत स्ट्रिक्टली शेप करती है। जेंडर और पावर डायनामिक्स जो है वो मेजर थीम्स हैं। यही इस प्ले में झिंझोड़ा गया है सोसाइटी को कि नोरा का जो फाइनल एक्ट है छोड़ने का, तो वो एक रेडिकल ब्रेक को सिंबलाइज करता है, सोसाइटी के ये कॉन्स्ट्रेंट को तोड़ने में जो ज़रूरत महसूस हुई इन सब की। अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी दिखाई गई है हमें कि हेल्मर्स की जो मैरिज देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे हमें पता लगता है कि टॉरवर्ल्ड किस तरह से उसकी नेचर को कंट्रोल करता है और उनकी कितनी कमज़ोर मैरिज थी, ये टुवर्ड्स द एंड एक्सपोज हो जाता है सारा कुछ। फिर इंडिविजुअलिज्म एंड फ्रीडम, जो नोरा का जाना है वो हमें दिखाता है कि वो सेल्फ नॉलेज के लिए जा रही है, कुछ क्वेस्ट के लिए, कुछ ढूंढने के लिए, अपने आप को, अपने वजूद को तलाशने के लिए। वो जो भी उसके पास है, चाहे वो उसका परिवार है, चाहे उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, चाहे उसका हस्बैंड है, बच्चे हैं, सब कुछ छोड़ के वो एक डिसीजन ले लेती है कि जब उसे खुद के लिए कुछ करना है। तो उस टाइम पे ये चीज़ों को प्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात थी। ये अपनी तरह का एक पहला प्ले था जो इस तरह से हमारे सामने फेमिनिज्म को लेके आता है। हालांकि जो राइटर हैं वो इब्सन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने ये प्ले फेमिनिज्म को सोच के नहीं लिखा था, लेकिन आज ये जो प्ले है ये हमारे सामने फेमिनिज्म के जो स्टार्टिंग प्रोटोटाइप ऑफ फेमिनिज्म थे, उस टाइम पे तो फेमिनिज्म की इतनी कोई बात भी नहीं होती थी, लेकिन आज अगर होती है तो ये प्ले को एक फेमिनिस्ट प्ले के तौर पे देखा जाता है। बड़ी मजबूती से वो फेमिनिज्म के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पे अपनी एक स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस दिखाता है और उसको हमारे सामने बड़े अच्छे वे में प्रेजेंट करता है, बड़े कन्विंसिंग वे में प्रेजेंट करता है। अगर हम इसके हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, 1879 यानी कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी जब ये प्ले लिखा गया था, तो उस वक्त की जो ऑडियंस थी वो इस तरह के बोल्ड कंटेंट के लिए तैयार नहीं थी। उनकी साइकोलॉजी में ये सारी चीज़ें उनके लिए नई थी कि किस तरह से एक वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ सकती है, वो भी तब जब उसका हस्बैंड उसे माफ़ भी कर देता है, वो अपने किए पे शर्मिंदा है, वो उसे वापस घर पे अपने साथ रखना चाहता है, मैरिज को तोड़ना नहीं चाहता। और वाइफ किस तरह से ये स्टेप ले सकती है कि वाइफ की पर्सनल फ्रीडम जैसी भी कोई चीज़ होती है, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें बड़ी शॉकिंग थी। जेंडर रोल्स को जो इब्सन ने चैलेंज किया है, तो ऐसा तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था उस टाइम पे। तो यही वजह थी कि जिसकी वजह से इब्सन को फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा का जो टाइटल था वो मिला था। तो आज भी अगर हम देखें 19th सेंचुरी के एंड में कोई प्ले लिखा गया और आज हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो आज भी ये प्ले उतना ही रेलेवेंट है और उतना ही इम्पैक्टफुल है, क्योंकि जो औरतों के लिए पर्सनल फ्रीडम है आज भी हम उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो प्ले आज के जो टाइम पे भी एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। उस वक्त पे ये कंट्रोवर्शियल एंडिंग थी, लेकिन आज हम इस तरह की एंडिंग को एक्सेप्ट करते हैं। उस वक्त इसने एक बहुत इंटेंस डिबेट पैदा कर दी थी अबाउट वुमेन्स रोल, और जो फेमिनिस्ट मूवमेंट थी, तो बड़ी एक इंटेंस कंट्रोवर्शियल प्ले माना गया था एंडिंग की वजह से इसे। तो जब पहली बार इसे रॉयल थिएटर कोपेनहेगन में प्रीमियर किया गया था, तो इट वॉज अ सेंसेशन। कुछ ऑडियंस जो था उसके लिए ये सब कुछ बहुत शॉकिंग था, लेकिन इब्सन का फोकस नोरा की इनर लाइफ को दिखाने का था,
ना कि फेमिनिज्म के किसी पहलू को हमारे सामने लाने का। जो नोरा के अंदर चल रहा था, इब्सन उसे बाहर लाना चाहते थे। उसकी सेल्फ डिस्कवरी की जो तलाश थी, उसने इस कैरेक्टर को एक नए आयाम दिए। तो ये था हमारा आज का प्ले। आप हमें बताइए आपको ये प्ले कैसा लगा, और अगर आपको ये प्ले अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।